तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा। देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश कोचरेकर और हर हफ्ते की तरह इस शनिवार को भी पंडित राजकुमार शर्मा भविष्यवाणी के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पंडित जी का स्वागत करते समय ही उनका अभिनंदन भी हमें करना होगा, क्योंकि पंडित जी ने पिछले शनिवार को ये बताया था, ये उनकी भविष्यवाणी थी कि मार्केट जो है वो गिर जाएगी। दलाल स्ट्रीट में जो है कई सारी उछल कूद होगी और उसका झटका जो है वो जो दलाल स्ट्रीट के साथ साथ कारोबारी दुनिया को भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है, ऐसे पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी। और 1200 अंकों से मार्केट गिर गया है। तो हालांकि ये जो पंडित जी की भविष्यवाणी की महिमा है, ये तो पिछले 1.25 सालों से हम देखते आए हैं। एक के बाद एक जो भविष्यवाणी पंडित जी ने की है वो बड़ी मात्रा में सच होते हुए नजर आई है। इसका अनुभव हमने इस हफ्ते में भी लिया था और साथ ही साथ 2 हफ्ते के पहले पंडित जी ने ये कहा था। फिर एक बार राज ठाकरे जो है वो चुनाव के पहले दहाड़ने की आशंका जताई थी और उसी तरह से पूरी राजनीति जो है वो राज ठाकरे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। लेकिन इस भविष्यवाणी में पंडित जी इस बार हम जो शुरुआत करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का सबसे कद्दावर, सबसे दबंग, सबसे बड़ा राजनेता जो है, हालांकि कूटनीति में वो जितने अव्वल है शायद ही इस देश में कोई हो सकता है। हमारे दर्शक शायद उनके मुंह पर एक नाम आया होगा और वही नाम बिल्कुल सही है। उस नेता का नाम है शरद पवार। तो पंडित जी, हम इस भविष्यवाणी की शुरुआत जो है शरद पवार जी से करेंगे। हालांकि शरद पवार जी ने मोदी से मुलाकात की इस तरह की खबर एक बड़े अखबार में छपकर आई और उसके बाद प्रफुल्ल पटेल से लेकर हर कोई बड़ा नेता इस बात पर बयान देने में जुटा था, क्योंकि शरद पवार का मोदी से मिलना ये कोई छोटी बात नहीं थी। अपने आप में ये एक बड़ी बात थी राजनीतिक अर्थों से, और कई सारी राजनीति के जुगाड़ों से भी इस खबर पर पूरे देश की निगाहें लगी। इतना ही नहीं, शरद पवार जी को भी ये कहना पड़ा कि मैं मोदी से नहीं मिला। मोदी जो है इन दिनों पूरी राजनीति पर और पूरे देश पर छाए हुए हैं। आज तो नमो चाय ठेले का उद्घाटन भी किया गया है। तो ये सारी चीजों में अगर देखेंगे पंडित जी, आपने इसके पहले शरद पवार जी की भविष्यवाणी कई बार बताई है हमारे दर्शकों को, लेकिन आज मेरा जो सवाल है वो बिल्कुल सटीक है। शरद पवार जी के कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो उन्हें बार बार सिर्फ और सिर्फ कूटनीति करने के लिए, धमाके करने के लिए मजबूर करता है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिस तादाद में आपने अभिनंदन किया और लोगों ने ईमेल किए, मार्केट की एक जो छोटी गिरावट आपने देखी उसके ऊपर, उसके लिए हमारी पूरी टीम आप सबका अभिनंदन और आपको धन्यवाद कहती है। और अब बात करते हैं जो राजेश जी ने सवाल किया। ये सवाल है देश के और महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता शरद पवार, कांग्रेस से एनसीपी, और उससे पहले भी एक कांग्रेस एस इन्होंने बनाई थी। मगर जब आपने यह पूछा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो इनको इस तरह की
अटकलबाजियां क्रियाएं करने के लिए मजबूर करता है, वो है इनका लगन। इनका लगन जो है वो मंगल का लगन है, वृश्चिक लगन। और मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल है और लग्नाधिपति मंगल है। आप ये सोचिए कि मंगल जो है, हमेशा मैंने दर्शकों से कहा है कि मंगल राजनीति को रिप्रेजेंट करता है। बाला साहब ठाकरे हों, शरद पवार हों या राहुल गांधी हों, कहीं ना कहीं मंगल रिप्रेजेंट करता हुआ इनको देश का दिग्गज और सबसे बड़ा नेता जो है वो बनाता है। और चाणक्य नीति हो, कौटिल्य नीति हो, राजनीति हो, इन नीतियों को, क्योंकि मंगल जो है आपके दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, न्यूरो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और जब वो इनके लगन में एक सूर्य भी बैठा हुआ है, जिसके कारण बीमार होने पर भी, किसी भी तरह का हताश होने पर भी ये जो है वो गिरते नहीं हैं, टायर्ड नहीं होते हैं। पिछले इलेक्शंस में मुझे याद है एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, बीमार होने के बावजूद भी ये 18 से 20 सभाएं लेते थे। तो आपके सवाल का जवाब है कि इनकी कुंडली में मंगल, शनि और गुरु, ये 3 ग्रह इतने उत्तम बैठे हुए हैं, जिसके कारण ये चुपचाप देश की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी वो साख कायम कर देते हैं जो आज तक किसी नेता ने नहीं की। किसी नेता ने नहीं की। पंडित जी, हमारी एक कॉलर है सुनीता, जो अंधेरी से आपसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद मैं अगला सवाल शरद पवार जी के मामले में लेकर आऊंगा। लेकिन सुनीता जी बताइए, आपकी जन्मतिथि बताइए, समय बताइए, जन्म का स्थल बताइए और आपकी समस्या बताइए। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए सुनीता जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ जी, मेरा नाम सुनीता है। हाँ, मैं अंधेरी से बोल रही हूँ। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मेरे पति के बारे में पूछना है मुझे। उनका जन्मदिन है। हेलो। बोलते जाइए, आप सुन रहे हैं। बोलते जाइए। 29 सितंबर 1966। 1966। हाँ। अमरावती का जन्म है और सुबह 7 बजे है। हाँ, गुरुवार। और इनको इनके धंधे में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। हाँ। तो उसके लिए मुझे पूछना था। बिल्कुल बहुत ज्यादा तकलीफ है अभी। देखिए, ऐसा है कि गुरुवार को इनका जन्म हुआ है और मीन राशि है। एक बात पक्की है कि इनकी कुंडली में पिछले 3 से 4 सालों में डिसेंडिंग पोजीशन बनी हुई है, वातावरण अच्छा नहीं है, कर्जे में, कहीं ना कहीं कर्जे में इस वक्त इनका व्यापार है, कन्या लगन है। और जब इनकी कुंडली का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली एक बात पक्की है बेटा कि इनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का मुआवजा भुगतना पड़ रहा है। ये इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, व्यापार करने में भी अच्छे हैं, पहले नौकरी करते थे। सप्तम भाव में शनि चंद्र इकट्ठा होने की वजह से घर के माहौल में भी थोड़ी सी तकलीफ आई हुई है। मंगल गुरु इकट्ठे होने से भी आप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। मगर इस वक्त इनकी जो शुक्र की महादशा चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये समझ लीजिए कि 6/5/2014 के बाद कुछ राहत मिलेगी। 6/5/2014 के बाद महालक्ष्मी मंदिर में 7 शुक्रवार नारियल चढ़ाने से और महालक्ष्मी का उपवास करने से इनको विशेष लाभ मिल सकता है। इतना ही मैं कह सकता हूं। मगर अभी भी एक 6-8 महीने अक्टूबर तक कुछ बड़ा चेंजेस आता हुआ दिखाई नहीं देता है। मगर इस वक्त वातावरण काफी बदला हुआ है, घुटा हुआ है और हर तरफ से ये जकड़े हुए हैं। जी पंडित जी, अभी हम बात करेंगे शरद पवार के उस बात की। देखिए, पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश भर के जो कई सारे नेता हैं वो शरद पवार को मानते जरूर है, लेकिन जब थर्ड फ्रंट बनाने की बात है या उनको साथ में लेकर या उनके साथ जाकर करने की कोई बात है, तब शरद पवार साहब पर बहुत बड़ी मात्रा में इन दिनों दिल्ली के तख्त पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे उनके बारे में कहा जाता है। वो कहने वाले भले उनके आलोचक हो, राजनीति के विशेषज्ञ हो या कोई भी हो, लेकिन ये बात जो है ये चर्चा में है कि उनके ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता। तो ऐसी कौन सी बात उनके कुंडली में छुपी हुई है कि शरद पवार जी का डर लगता है लोगों को कि कहीं ये हमें मुंह की ना खाने करने के लिए मजबूत करे? देखिए, ऐसा है कि ये एक डर है,
मंगल और राहु जो है उनके 11th हाउस में बैठा हुआ है। मगर अगर आप शरद पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करें, राहु में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, गुरु में उन्होंने अपने कैरियर का उच्चतम शिखर देखा, 2 के 2.5 बार चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद में अगर देखेंगे तो देश के बहुत अच्छे पद के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर रहे। तो डेफिनेटली कांग्रेस में उनके ऊपर विश्वास बेशक लोग कम करते हो, मगर उनकी कार्यकुशलता के ऊपर, उनकी कैलिबर के ऊपर हमेशा विश्वास किया गया है। वो 1999 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाने के बावजूद जब शनि की महादशा उनकी लगी, शनि उनका 6th हाउस में मंगल की राशि में बहुत ही खूबसूरत बैठा हुआ है, योग कारक शनि जो है वो उनकी पार्टी को वापस अगर देखा जाए कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस के साथ में ही समर्थन किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनको, उनके कैलिबर को लोग मानने वाले थे। मगर यकीन ना करना, आज मैं आपके साथ बैठा हूं और आप ही के ऊपर यकीन ना करूं, तब भी आपके साथ में 20 साल गुजार दूं, तो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी चार्ट अच्छा है और आपकी और मेरी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की एक कुंडली मिलती है और मैं आपके साथ काम करता रहता हूं और काम चलते रहते हैं। शरद पवार साहब के ऊपर कोई विश्वास करे या ना करे, मगर उनकी ग्रह दशा इतनी मजबूत है, इतनी प्रबल कुंडली है, जिसके कारण कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, उनको अपना गुरु मानने में परहेज नहीं करती हैं। जी पंडित जी, लेकिन देखिए 2 बातें हैं, जैसे कि विदेशी महिला का मुद्दा या विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर उन्होंने सोनिया गांधी से पंगा लिया, साथ ही साथ सोनिया गांधी के साथ पंगा, इसका मतलब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ पंगा। इसके पहले उन्होंने इंदिरा जी से पंगा लिया था, फिर राजीव गांधी से पंगा लिया, फिर सोनिया गांधी से, और अब तो बात आई है राहुल गांधी को भी छोड़ने के लिए शरद पवार तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अभी इमैच्योर लग रहे हैं, उन्हें अभी और काम करना होगा। तो ये सारी चीजें जो है, यानी 10 जनपद यानी गांधी परिवार के सदस्यों के साथ पंगा लेना और फिर उसमें से निकलना, ये किस कारण हो रहा है? मंगल और राहु, उनका जो मंगल और राहु इकट्ठा बैठा हुआ है 11वें घर में, वो डेफिनेटली एक ऐसा योग पैदा करता है कि अगर हम मिसेस गांधी की कुंडली का अध्ययन करें तो वो 9-12 को पैदा हुई हैं, अगर इनकी कुंडली का अध्ययन करें तो ये 12-12 को पैदा हुए हैं। मतलब कहने का ये समझ लीजिए कि हम एक छत के नीचे रह नहीं सकते, एक छत के नीचे खा नहीं सकते, मगर एक घर में जरूर रह सकते हैं। मतलब वातावरण कितना भी खराब हो, उसके बावजूद भी कांग्रेस की कुंडली शरद पवार से और शरद पवार की कुंडली एकदम नाखून और हाथ के जैसी मिलती है। चाहे किसी भी तरह का वातावरण आ जाए, आपका अभी जो कुछ कल्पना लोग कर रहे हैं कि शरद पवार मोदी को मिले हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, ये सब जो हैं उनकी कुंडली में ऐसा महसूस नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, शरद पवार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों की कुंडलियों में कहीं भी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। नरेंद्र मोदी की कुंडली पकड़ लीजिए, शरद पवार की कुंडली पकड़ लीजिए, यानी आपका ये कहना है ये दोनों मिले नहीं हैं? नहीं, मिले भी होंगे तो देखिए, अगर मैं आपके साथ एक विशिष्ट हेतु के लिए नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। हाँ, नहीं मिले हैं। इसलिए कहीं भी मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये एक दूसरे को मिले हैं और इनकी आपस में कोई गठबंधन के ऊपर बात हुई है। अगर आप मेरे साथ में एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं और मैं आपके साथ में दिल्ली तक प्रवास करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, या कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर कोई विशेष टिप्पणी इसके ऊपर कुंडली के हिसाब से, गोचर के हिसाब से दिखाई ही नहीं देती। कहीं समझता ही नहीं है कि कोई इनका आपस में गठबंधन हो सकता है। जी पंडित जी, ये तो बात थी शरद पवार जी की। अब मैं शरद पवार से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल पूछूंगा और अगले शख्सियत की ओर मुड़ूंगा। देखिए, पिछले लंबे समय से शरद पवार के समर्थकों को ऐसा लगता है कि शरद पवार देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो पवार को चाहते भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि मराठी मानुस जो है वो दिल्ली के तख्त पर बैठना चाहिए। क्या इस बार अगर थर्ड फ्रंट की बात होती है, क्योंकि जिस तरह से आपका मामला सामने आया दिल्ली में, अगर इसी तरह का मामला पूरे देश भर में सामने आता है और 272 की जो मैजिक फिगर है वो अगर नहीं हासिल होती है किसी को, तो क्या शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए,
बहुत ही सटीक सवाल किया, मगर 272 के ऊपर मुझे कुछ बातें आप कहने की इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक 272 के आंकड़े की बात करते हैं तो राजेश जी एक बात पक्की है कि 272 का आंकड़ा तो किसी भी एक सिंगल पार्टी को मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ये हंग पार्लियामेंट होगा, मगर उसमें नरेंद्र मोदी की इस वक्त की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो नरेंद्र मोदी जो है वो किसी न किसी तरह इस युद्ध के इस जो भी आने वाले चुनाव है, जो भी महाभारत होगा, जो भी महाभारत होगा, सत्ता का महाभारत होगा, और पंडित जी। वाकई में इस बार महाभारत होगा। कुरुक्षेत्र और हल्दी घाटी की लड़ाई जैसी लड़ाई होने वाली है। कहीं भी आपको ये आप एहसास करेंगे कि इस जितना खून खराबा, जी। जितनी हिंसा इस चुनाव में हुई है कभी नहीं हुई होगी। इस तरह का वातावरण दिखाई देता है। और इसमें आप पार्टी हो या कांग्रेस हो या शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी हो या प्रांतीय पार्टियां हैं, ममता जी की पार्टी है, जयललिता की पार्टी, ये सब बहुत ही गोंदल होगा। मगर आपने सवाल किया है शरद पवार का और कांग्रेस का। मैं थर्ड फ्रंट बनते हुए जो भी देख रहा हूं वो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देख रहा हूं, शरद पवार साहब की अध्यक्षता में नहीं। इसलिए शरद पवार अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, जो मुझे कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता जी, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो तब उस बार उसके बाद में इस बात के ऊपर चर्चा की जा सकती है। मगर कहीं भी वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का झंडा छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। अगर इनकी फ्रंट, मान लो जैसे मैं नरेंद्र मोदी साहब की बात करता हूं, अगर इनकी फ्रंट बनती है तो डेफिनेटली शरद पवार जो हैं वो, ध्यान से सुनिए, मायावती, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी से अच्छी कुंडली है उनकी। इस वक्त उनकी शनि की उच्च की महादशा लगी हुई है जो 2019 तक है। अगर सेकंड, मतलब मेरी जो सेकंड भविष्यवाणी है, अगर उस भविष्यवाणी में थर्ड फ्रंट बनता है तो शरद पवार डेफिनेटली पहले या दूसरे व्यक्ति होंगे जो प्राइम मिनिस्टर की रेस में होंगे। और ये बात मैंने 2007 या 2006 में राष्ट्रवादी का एक मैगजीन छपता है, उसमें ये लिखी है बात मैंने, उसमें भविष्य भी बोला हुआ है। उसमें भारती लवेकार उनकी संपादिक थी और उन दिनों मैंने ये भविष्य कहा है। अगर कहीं थर्ड फ्रंट बनता है तो डेफिनेटली मुलायम सिंह यादव जो इस वक्त बहुत बड़े बड़े जंप मार रहे हैं, मायावती वो पहले स्थान पर रहेगी, मायावती दूसरे स्थान पर रहेगी, ऐसा लोग बोलते हैं, मगर शायद शरद पवार मगर बिल्कुल सुम में, महाराष्ट्र में हम बोलते हैं ना सुम में जी, जैसे आपने बोला कि वो कब क्या करेंगे किसी को कोई पता नहीं होता। वो अपनी राजनीति, कूटनीति चलाकर अपना सर्वोत्तम और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। उनकी कुंडली में ऐसा है, कर सकते हैं शरद पवार, ऐसा पंडित जी का कहना है। लेकिन यहां पर मुझे पंडित जी को इसलिए रोकना होगा क्योंकि कमर्शियल ब्रेक का समय हुआ है और कमर्शियल ब्रेक के आगे किसी की नहीं चलती है। तो इसलिए हम कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर एक बार कुछ ही चंद मिनटों में भविष्यवाणी के लिए वापिस हाजिर होंगे। इस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट।
वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096-509-77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +97155935697। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। हेलो, आज संडे है ना। भविष्यवाणी में ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने के पहले हम शरद पवार जी के बारे में बात कर रहे थे और पंडित जी की ये भविष्यवाणी है कि अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो शरद पवार जी कोई ना कोई अपनी चक्री चलाकर अपनी गूटी उसमें फिट कर देंगे। लेकिन ये देखना तब है कि जब हंग पार्लियामेंट बनती है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर शरद पवार का खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए परभणी से जो बाला साहब नाम के हमारे कॉलर है उनसे बात करते हैं। बाला साहब जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ नमस्ते, बाला साहब शिंदे परभणी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। जन्म तारीख है 10 अप्रैल 1972। 10 अप्रैल। ये टीवी की जो वॉल्यूम है थोड़ी कम कर सकते हैं तो देख लीजिए, मेहरबानी होगी। हेलो। 10 अप्रैल 1972। हाँ। मुझे कुछ शारीरिक वैदिक प्रॉब्लम है। परभणी में जन्म हुआ है मेरा, सिविल हॉस्पिटल। टाइम बोलिए। टाइम सवेरे 7:55। 7:55 सवेरे। परभणी। हाँ हाँ। सवाल पूछिए। 55 मिनट। क्या सवाल क्या है? सवाल है कि अभी तक जो कामा होते नहीं है। हाँ। और कुछ प्रॉब्लम आते हैं, शारीरिक व्याधि की प्रॉब्लम। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है उनको। बिल्कुल स्वास्थ्य की प्रॉब्लम। कुंभ राशि या इनकी मेष लगन है। सप्तम भाव में शनि और राहु चल रहे हैं। अक्टूबर 2014 के बाद ये समस्या आपकी खत्म होगी। इस वक्त तो आप 2-2.5 साल से काफ़ी जूझ चुके हैं। आप कई बार तो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, अभी तक समझ में नहीं आ रही। मगर इस प्रॉब्लम का निदान जो है अक्टूबर 2014 के बाद बालाजी शिंदे अपने आप हो जाएगा। एक कोशिश करें कि महाराष्ट्र में जिजूरी नाम की जो जगह है वहाँ जाकर खंडेराव जो हैं खंडोबा का एक बार गोंदल और जागरण करें। मिनिमम 3 सोमवती अमावस्या करने के बाद में आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अपने आप आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। बीमारी का निदान डॉक्टर करता है, मगर अच्छी तरह से, पूरी तरह से कंप्लीट जो है उसका निदान जो है वो भगवान करता है। वही आपको उस डॉक्टर के पास भेजता है। इसलिए अपना प्रयत्न जारी रखें। आपको ये बीमारी जो है वो जीवन भर नहीं रहेगी। गॉड ब्लेस यू। जी पंडित जी, अब हम बात करते हैं एक ऐसे नेता की कि जिसके सामने जो है पूरी राजनीति जो है वो तपी हुई है। उसका संगठन जो है उसको लेकर अभी पूरी सरकार उसको घेरने के पक्ष में लगी हुई है। तो ऐसे नेता के बारे में हम बात करेंगे। उस नेता का नाम है राज ठाकरे। क्या जिस तरह से राज ठाकरे ने नवी मुंबई में भाषण किया और उसके बाद में पूरे मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में टोल को लेकर जो हंगामा हुआ, तो क्या टोल की जो समस्या है उसको लेकर राज ठाकरे के बारे में भी कई सारी अटकलें लगाई गई, लेकिन फिर भी उन्होंने आंदोलन किया ही। उनका आंदोलन जैसे हुआ तब
राज ठाकरे के ऊपर कार्रवाई होगी क्या पंडित जी? और राज ठाकरे के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कम से कम 250 केसेस पूरे महाराष्ट्र और देश में उनके ऊपर चल रहे हैं। ऐसे में राज ठाकरे कैसे रास्ता निकालेंगे? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। शनि 29 डिग्री का, मकर राशि इनकी, शनि 29 डिग्री का, 29 डिग्री का। ये क्या होता है? हाँ, मतलब इस वक्त इनकी शनि की महादशा लगी हुई है। 30 डिग्री का एक ग्रह होता है, 29 डिग्री का इनका शनि है, जो कि 6th हाउस में अपना एक कदम रखता है, अपने योग कारक घर में। जी, एक बात पक्की है कि इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, लगन देखते हैं, गुरु की महादशा इनकी खत्म हो गई है। गुरु की महादशा में इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, उसी में ही उस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जन्म हुआ, उसी में ही उसकी सबसे पहली रैली हुई, उसी गुरु की महादशा में ही 13 सीटें इनको मिली। और ये पहला बड़ा इलेक्शन जो दिल्ली का है, अपने लोकसभा का इलेक्शन अभी लड़ने जा रहे हैं। और इस वक्त जो इनकी दशा चल रही है वो है शनि की महादशा। शनि की महादशा चल शनि रही की है। महादशा ये उनके लिए फलदायी होगी या? उनके देखिए, ये जो भी हुआ है इस वक्त, फिर इनकी भी जो इनका जो लगन है वो भी शरद पवार का सेम लगन, वृश्चिक लगन है। और जो शनि बैठा हुआ है शरद पवार के ही घर, जैसे शरद पवार की कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, वहां पर ही राज ठाकरे का शनि बैठा हुआ है। पंडित जी, कुछ क्षणों के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं मेरे दर्शकों को यह बताऊंगा कि देखिए, महाराष्ट्र में जो 2 बड़े दिग्गज नेता थे, यानी मास के जो लीडर हम कहते हैं, आम आदमी के नेता या आम लोगों के जो नेता है, उनमें स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। लेकिन अब जो है शरद पवार जी देश की, राज्य की और इस बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे में पंडित राजकुमार शर्मा जो विश्वविख्यात राजज्योतिषी है, वो पहली बार शरद पवार और राज ठाकरे की कुंडली की समानता किसी पहले टेलीविजन चैनल पर ये काम किया जा रहा है कि शरद पवार और राज ठाकरे की कुंडली में क्या सही है, क्या गलत है, किन चीज़ों से राज ठाकरे बने हैं और किन चीज़ों से शरद पवार के ओर एक आदर्श के तौर पर राज ठाकरे देखते हैं। ये पंडित राजकुमार शर्मा जी बता रहे। तो पंडित जी, आप क्या बता रहे थे कि कौन सा ग्रह और कौन सा लगन जो है शरद पवार साहब का और राज ठाकरे साहब का एक सरीका है? क्या राज ठाकरे शरद पवार को अपना उसके हिसाब से देखते हैं? जी, अच्छा, वो ये कहते हैं कि कुछ चीजों के लिए, हाँ, कुछ पूरे तौर के लिए नहीं, कुछ चीजों के लिए विशेष रूप से प्रशासन पर जिस तरह से शरद पवार जी का जो प्रभुत्व है और जो प्रभाव है, उस पकड़ है, उस चीज के लिए राज ठाकरे, अक्सर राज ठाकरे ही नहीं बल्कि इस देश का हर कोई राजनेता शरद पवार जी को सैल्यूट करता है। तो मित्रों सुनिए, फिर शरद पवार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक लगन, और राज ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक लगन। मगर यहां पर राज ठाकरे की कुंडली में जब हम पंचम स्थान को देखते हैं, वहां शनि 29 डिग्री का छठे घर में अपना एक पांव रखता है, जो कि सिमिलरली आप अगर कुंडली के ज्ञाता हैं तो शरद पवार के छठे घर में भी शनि है। 2000 में शरद पवार की कुंडली में मित्रों शनि की महादशा लगी और 99 में उन्होंने अलग होकर अपनी पार्टी बना ली। अब इस वक्त राज ठाकरे साहब की कुंडली में शनि की महादशा जो लगी है वो लगी है 18/8/2011 से। 18/8/2011 से जब भी शनि बदलता है, ये बात को ध्यान रखें, जब भी शनि बदलता है, शनि में शनि जो है वो इनका 31/8/2014 तक है। जब में शनि बदलता है, शनि से शनि निकलकर जब भी बुध में आएगा तो इनके जितने भी आपने सबसे पहले जो केस कहा है कि इनके ऊपर 800 केस हैं, 100 केस हैं, 250 केसेस हैं, जो भी केसेस हैं, इन केस ये सब केस निराधार हो जाएंगे। ये सब केस निराधार हो जाएंगे ऐसे पंडित जी कहते हैं। लेकिन अब इस वक्त पंडित जी मैं आऊंगा आपके पास, आप बिल्कुल अचंभे से मत देखिए, क्योंकि जी मैं आता हूं आपके पास, मैं बिल्कुल सही अंदाज में आपसे समझूंगा, क्योंकि आप बताते बताते कोई ऐसा व्यत्यय बीच में ना आए कि हमारे दर्शक और आपकी लिंक टूट जाए। तो उसके पहले ही मैं भविष्यवाणी में एक छोटा सा ब्रेक ले लूंगा और उसके बाद
शरद पवार साहब और राज ठाकरे साहब की कुंडली की समानता और किस कारण क्या हो रहा है, ये पंडित राजकुमार शर्मा जी से समझने की कोशिश करूंगा। आप कहीं पर मत जाइए, क्योंकि जो एक नेता जिन्होंने 5 दशक तक अपनी राजनीति की है और एक नेता जो 5 दशक के लिए आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों की समानता पंडित राजकुमार शर्मा समझाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जिस मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है, उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से होगी? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। भविष्यवाणी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। पंडित राजकुमार शर्मा ये बता रहे हैं कि शरद पवार जी के कुंडली में क्या है और राज ठाकरे जी के कुंडली में क्या है। पंडित जी, राज ठाकरे ने अगर किसी को एक जबान दे दी कि हाँ मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो अपने जबान से कतराते नहीं हैं। फिर उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला हो, किसी भी तरह की आलोचना हो, किसी भी तरह की मीडिया की ट्रायल उनके प्रति हो, वो हटते नहीं है, हिलते नहीं है। फिर बात उस सुमन शाह की हो या थाने में उन्होंने जिस तरह से अपना समर्थन दिया शिवसेना को, उस राजनीति की हो, तो उनके कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो राज ठाकरे को अपनी जबान पर कायम कर देता है? वही, वो तो सिंपल बात है कि वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल जी, जिद, हठ, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ड्राइविंग। जैसे आप देखेंगे कि बाला साहब का धारा प्रवाह वाचन होता था। जब भी स्टेज पे चढ़ते थे तो लोग ऐसा समझ लीजिए कि अगर सुई स्पेल बाउंड हो जाते थे, सुई भी गिरती थी तो उसकी आवाज़ आती थी। वो इनकी जुबान पर है। और वो पर्सनैलिटी शरद पवार साहब की कुंडली की और राज ठाकरे की कुंडली की, दोनों की है। मगर राज ठाकरे की कुंडली की अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक लगन का स्वामी जो है वो मंगल होता है। मंगल जो है इनको एक प्रबल और एक प्रखर और एक दबंग नेता बनाने में इनको सहायक करता है। और उसी की वजह से ये आज जो है अपनी पार्टी का गठन करके उसको कामयाबी से महाराष्ट्र में खड़ा कर चुके हैं और उसको भगाने की इस वक्त है जो कवायद में है। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि मैं तो 2006 से ही ये इनकी कुंडली और इनकी पार्टी की कुंडली का अध्ययन, विश्लेषण, हर तरह से उसके ऊपर दिन ब दिन चर्चा और अपने उसका जो है इतिहास लिखते जा रहा हूँ। वातावरण राज ठाकरे के फेवर में आता हुआ दिखाई देता है। और अगर बोलें कि ये कैसे प्रबल होते हैं, तो वृश्चिक लगन की कुंडली है, शनि पंचमस्थ और 6th हाउस में बैठा हुआ इनको प्रबल करता है। अपने मन की बात, चाहे वो रीटा गुप्ता की बात हो, चाहे वो शालिनी ठाकरे की बात हो, चाहे वो किसी भी आदमी के साथ में उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, गरीब हो या अमीर हो, उसके साथ में उन्होंने अपना पूरा वादा निभाया। और यही कला, यही बात जो है माननीय बाला साहब ठाकरे में थी। उन्होंने अगर किसी गरीब को बोल दिया कि मी तुम्हाला एक झोपड़पट्टी देतो, तरते झोपड़पट्टी त्याच्याकडे गेली, हो गई उनके पास में, मेरे सामने की बात है। जी, जी, और इसी तरह फिर भी आप देखिए इनका जो मंगल है ना, वो बुध के साथ में अष्टम भाव में सूर्य के साथ में बुद्धादित्य योग बनाता हुआ अभी सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप देखेंगे कि नेशनल चैनल्स के ऊपर लोग केजरीवाल को कम और राज ठाकरे को ज्यादा देखा करेंगे। कुछ वातावरण ऐसे बनते जा रहे हैं। वो किस कारण? हाँ, वो मंगल के कारण। मंगल इस वक्त इन गोचर में इनके
11th हाउस में आया हुआ है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको और एक दो मुद्दे ऐसे मिलेंगे, जैसे ये टोल का मुद्दा मिल गया, हो सकता है कल को कोई फ्रॉड इनके हाथ में आ जाए, कल को कोई ऐसी बात इनके हाथ में अगले 15 से 20 दिन में एक ऐसा मुद्दा और आ सकता है, क्योंकि इस वक्त ग्रह दशा की डिग्री, ग्रहों की चाल देखेंगे और राज ठाकरे साहब की कुंडली के में चाल देखेंगे तो डेफिनेटली एक मुद्दा इनके हाथ और लगेगा फरवरी के भीतर भीतर, जो कि बहुत जोर से उछलेगा और एक नेशनल मुद्दा बनेगा। पंडित जी देखिए, मुझे ये एक सवाल आपसे पूछना है, वो ये है कि देखिए अगर हम शरद पवार जी की बात करते हैं तो शरद पवार जी को भी कई सारे दोस्त हैं। फिर आप फिल्म में जाइए तो जब्बार पटेल है, अगर आप काव्य में जाइए तो रामदास फुटाने हैं, अगर आप मेडिकल में जाइए तो डॉक्टर रवि बापट है, अगर आप इंटीरियर में जाए या किसी निर्माण में जाए तो शशि प्रभु है, ये बीजी शिर्के है, ये सारे जो लोग हैं ये शरद पवार ने पिछले कई सालों से संभाले हैं। वही बात राज ठाकरे की है, उनका भी जो दोस्ताना है वो बहुत बड़ा लंबा है, कई सारे लोग जो है, बात आमिर खान की हो, सलमान खान की हो, तो ऐसा कौन सा एक ग्रह है कि ये जो दोनों नेता के कुंडली में बना हुआ है कि जो इनको दोस्तों का दोस्त बना देता है? सिंपल भाषा में मंगल और शनि, यानी आज का पूरा दिन मंगल और शनि के बीच में ही रहेगा लगता है। मंगल और शनि ये ऐसे दो, क्योंकि आप किसी से दोस्ती करते हैं जी, तो उसके साथ खड़े होते हैं तो दोस्ती निभती है, और अगर आपका मंगल ही कमजोर है तो आप खुद भी कमजोर होंगे, तो आप किसी की दोस्ती क्या निभाएंगे? आप कुछ बोलेंगे, करेंगे कुछ। इसलिए अगर बाला साहब ठाकरे ने, राज ठाकरे ने या शरद पवार ने किसी को बोल दिया कि भाई ये काम जो है मैं करूंगा, ठीक है, तो वो काम होता है। राज ठाकरे साहब के पास भी अगर कोई फरियाद लेके गया है तो आज तक मेरे को नहीं लगता है अगर वो वहां तक उनकी बात पहुंची है, वो फरियाद पूरी ना हुई हो, वो फरियाद पूरी हुई है और वो काम हुआ है। इसलिए इनकी मित्र मंडली है, इनकी मित्र मंडली वेंगसरकर भी हैं और इनकी मित्र मंडली में एक और सवाल जो मेरे एक सवाल मेरे जो मन में आता है, देखिए शरद पवार साहब का जिक्र भी सुशील कुमार शिंदे मेरा गुरु के तौर पर करते हैं। कुछ ही दिनों ने उन्होंने पहले इसके बारे में कहा था। राज ठाकरे को भी कई सारे लोगों ने अपना गुरु माना और फिर छोड़ भी दिया। तो राज ठाकरे ने भी परसों पूना में ये कहा कि अगर आप काम ठीक से नहीं करेंगे तो मैं टीम बदल दूंगा, मैं नए लोगों को इकट्ठा करूंगा। तो ये जो है, ये बार बार लोग उनको छोड़कर जाते हैं, ये क्यों छोड़कर जाते हैं? देखिए अभी 6 साल या 7 साल पार्टी को हुए हैं जी, और इसके कारण अगर वो कोई बदलाव करते हैं तो वो उनका एक निजी और व्यक्तिगत फैसला है, मगर ये नहीं है कि वो टॉप पोजीशन पे लोगों को बदल देते हैं। आज बाला नांदगांवकर हो या राम कदम हो या उनके जितने भी सहयोगी हैं, मैं जिन लोगों, शिशिर शिंदे हो, प्रवीण दरेकर, शिशिर शिंदे हो या देसाई हैं जी, नितिन सर देसाई हैं, उनको पकड़ लें, या कहीं ना कहीं उनके साथ में वो खड़े हुए हैं और उनकी अगर कोई गलती हुई है उस गलती को पार्टी की तरफ से उन्होंने सुधारने की कोशिश की है, बदला नहीं है। नीचे के लोग अगर कुछ बदमाशी करते हैं तो उनको बदलने का, उनके ऊपर प्रहार करने का डेफिनेटली उनका हक है। हाँ, एक आदमी के साथ में अगर कोई कभी नाइंसाफी हो भी जाती है तो हो सकता है कि समय के साथ में उसके साथ में भी इंसाफ हो जाए। जी पंडित जी, देखिए हम शरद पवार और राज ठाकरे की कुंडली की बात कर रहे हैं तो एक वो नेता है जिन्होंने 40-50 साल इस देश और राज्य की राजनीति की है, राज्य और देश की राजनीति की है, और एक ऐसा नेता कि जिसे अगले 40 साल तक इस राज्य में अपनी साख बनाकर चलना है, पकड़ बनानी है। क्या राज ठाकरे में वो क्षमता है? कुंडली के हिसाब से, बाकी राजनीति के हिसाब से तो हम सब देख ही लेंगे कि क्या होगा, क्योंकि टोल का जो आंदोलन है उनका अब तक कामयाब नहीं हुआ। दूसरे दिन जब उन्होंने बोला शाम को 1 घंटे में टोल टूटे फूटे सब कुछ हुआ, लेकिन दूसरे दिन सुबह फिर एक बार सरकार ने टोल वसूलना शुरू किया पुलिस के बंदोबस्त के साथ। तो राज ठाकरे का जो जलवा है वो अगले कितने साल तक चलेगा और चलेगा भी। कुछ टोल बंद भी हुए जी, कुछ टोलों को बंद भी किया गया, यहाँ पे ओवर कलेक्शन हो चुकी थी, ये हमने जो अखबारों में देखा। जी जी, यहाँ तक राज ठाकरे के जलवे की बात करें तो मित्रों एक बात तय है कि आप
एक आवाज से पूरे टोल नाकों को एक बार दहशत में डाल देते हो, ये कोई मजाक नहीं है। उनकी बात के ऊपर हजारों लाखों कार्यकर्ता जो हैं वो टोल नाकों के ऊपर एक दावा झुंड बनाकर आते हैं। तो ये मस्ती नहीं है, ये एक संगठन है। इस संगठन को कहीं ना कहीं अगर लोग बुरी नज़र से देखते हैं तो अप्रिशिएट भी किया जा सकता है कि भाई अगर टोल का पैसा पूरा हो चुका है, अगर हर आदमी अपनी गाड़ी का टैक्स देता है तो उससे टोल क्यों वसूला जाए। मैं उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मगर जो सत्य है उस सत्य के साथ में खड़ा होना एज ए इंडियन मेरा एक फर्ज बनता है। मगर इस वक्त अगर राज ठाकरे, आपने बोला कि इनके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये कम पड़ जाते हैं, तो एक बात है कि इनकी कुंडली में मंगल और अर्धकाल सर्प योग भी है, जो शरद पवार की कुंडली में नहीं है। नहीं है, इसलिए इनको हर साल अर्धकाल सर्प की पूजा और एक कष्ट निवारण पूजा जरूर करवानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे ऊपर आने वाली ईर्ष्या, देखिए जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके कभी आप किसी बच्चे को बोल देते हो तो ला 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 कितना सुंदर लग रहा है, तो बीमार पड़ जाता है। अपनी माँ की नज़र भी लग जाती है, अपने पिता की नज़र भी लग जाती है। इसलिए जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो उस वक्त आपको प्रभु की आराधना, अपने बुरे ग्रहों की शांति करवा लेना अति अनिवार्य है। अभी तो इन्होंने शुरुआत की है, महाराष्ट्र के ऊपर और देश के ऊपर इनकी पकड़ जो है और मजबूत होनी है। आपने बोला कि क्या ये आगे जाकर कामयाब होंगे कि नहीं, ये इतने कामयाब होंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राज ठाकरे साहब की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में एक ऐसी सफलता के झंडे गाड़ेंगे, एक ऐसे प्रगति के पथ पर महाराष्ट्र को लेकर जाएंगे जो आप और मैं इसको विटनेस करेंगे और आप हैरान हो जाएंगे। जी पंडित जी, अभी तो हमने शरद पवार जी और राज ठाकरे साहब की कुंडली को देखा, उनके ग्रहों को और गोचर को समझने की कोशिश की। अब और एक नेता जो है, जो अक्सर मास का नेता है, उन्होंने इस बार जो चमत्कार किया है, हालांकि जिस तरह की राजनीति में कहते हैं ना, जिस तरह की चक्री उन्होंने चलाई है, तो उनकी चक्री से कई ऐसी सारी समस्या सुलझी है, लेकिन साथ साथ कई ऐसी समस्या भी बनी हुई है। उस नेता के ओर हम मुड़ेंगे। उस नेता का नाम है गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तरह से पिछले लंबे समय से रामदास आठवले की जो समस्या चल रही थी, उस समस्या का निराकरण किया, साथ ही साथ पूरे महायुति में इस तरह से प्रभावशाली हुए कि मानो जैसे कि अब महायुति की अगर सत्ता आती है, सरकार बनती है, तो गोपीनाथ मुंडे के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं हो। इस तरह की व्यवस्था करने में वो जुटे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने राजू शेट्टी को गले लगाया, कभी उदयन राजे को जाकर मिले, ये सारी चीज़ें जो है गोपीनाथ मुंडे कर रहे हैं। क्या उनके तारे जो गर्दिश में थे वो निकल गए? आपके शो के माध्यम से ही हम बोलते थे जी कि गोपीनाथ मुंडे की राहु की महादशा खत्म हो चुकी है, गोपीनाथ मुंडे की पनवती, गोपीनाथ मुंडे के बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। आपके शो के माध्यम से 1 साल से मैं ये बात कह रहा हूं। और अब हम गोपीनाथ मुंडे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, 5 नवंबर 1949 परली वैजनाथ, मेष राशि, आपको हैरानगी होगी कि जैसे शरद पवार की और राज ठाकरे का लगन मिलता है, गोपीनाथ मुंडे की और शरद पवार की राशि मिलती है। शरद पवार मेष राशि के हैं और गोपीनाथ मुंडे भी मेष राशि के हैं। क्या बात है। इस वक्त मेष राशि इनकी कुंडली में, गोपीनाथ मुंडे की कुंडली में 20/12/2012 से जी गुरु की महादशा लग गई है। आप सोच लीजिए कि 20/12/2012 के बाद गोपीनाथ मुंडे जो सोए हुए थे, जिसको उनके अपने भतीजे ने, जिसको एक बार बताइए पंडित जी, गोपीनाथ मुंडे के कई सारे समर्थक इस शो को देखते हैं यार, साथ ही साथ उनके कुछ टिप्पणीकार जो है वो भी देखते हैं। सुनिए आप पूरी बात। गोपीनाथ मुंडे की अगर हम बात करें तो अगर हम इस कुंडली का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो 20/12/2012 से पहले और उसके बाद अगर हम वातावरण देखें तो उनके अपने घर के क्लेश को उन्होंने सुधारा, अपनी
पोजीशन जो नीचे आ रही थी उसको कहां की कहां ले आए। शरद पवार के सामने खड़े हुए तो कोर्ट का फैसला उनकी पक्ष में गया, जो अभी आपने अपन 5-7 शो के पहले बता चुके हैं। इसलिए मित्रों 26/12/2028 तक गोपीनाथ मुंडे की कुंडली में बहुत ही सुंदर प्रबल गुरु की महादशा चल रही है, जिसके कारण गोपीनाथ मुंडे एक उभरता हुआ सितारा, अपने प्रतिद्वंदी नितिन गडकरी तक को आप देखो खुद ब खुद वो अध्यक्षता से चले गए। अपने यहाँ पे हमने शो प्रेडिक्शन भी की थी, मगर यहाँ पर इनकी कुंडली की बात करें तो 2028 तक ये ऐसी कई सफलताएं पाएंगे, ऐसी कई प्राप्तियां इनको होंगी जो इनको अब तक नहीं हुई। ये तो अभी तक सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे जी, उसके बाद तो ये डीरेल हो गए। राहु की महादशा ने इनको डीरेल कर दिया। इनका सबसे बड़ा स्तंभ प्रमोद महाजन इनके हाथ से चला गया। गिरते पड़ते ये अभी वापिस रेल की पटरी पे इनकी गाड़ी आई है और ये बहुत अच्छी भागेगी। महाराष्ट्र में अगर सरकार बनती है तो हो सकता है ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना बने, मगर अगर दिल्ली में सरकार में ये होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या कोई बड़ी पदवी के दावेदार दिखाई देते हैं। इनकी कुंडली में गुरु ने अब अपना प्रवेश कर लिया है। पंडित जी, लेकिन ये होने के बावजूद भी आप अभी उनके कुंडली की जो चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं वही उन्हें कुछ ऐसी गलत फहमियाँ, कुछ गलत जानकारियाँ देकर जहाँ जाना है उसके किसी और दिशा पर लेकर जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं जो खुद एक पत्रकार के तौर पर देख रहा हूँ, उनके कई सारे फैसले वो स्वयं ले रहे हैं और उसमें कामयाबी पा रहे हैं। तो क्या वो स्वयं जब फैसले लेंगे तब वो कामयाब होंगे या किसी के कहने पर या सुनाई पर वो अपनी राजनीति करेंगे? देखिए गोपीनाथ जी, अगर ये शो देख रहे हैं या उनके दर्शक सुने, सबकी करें अपनी जी। इस वक्त आपके ऊपर गुरु की महादशा लग रही है। गुरु ये क्या करती है पंडित जी? गुरु की महादशा आपको ऐसा मार्गदर्शन देती है, एक ऐसी रोशनी में ले जाकर खड़ा कर देती है कि आपके प्रतिद्वंदी यानी आपके दुश्मन हार जाते हैं। आप जो सोच रखते हैं उस सोच को सफलता मिलती है। आपको गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, यानी गुरु का मतलब है अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाना। गुरु की महादशा में आप जो गलतियां राहु की महादशा में करते थे वो नहीं करते हैं और अचानक रोशनी में आना शुरू हो जाते हैं। आपको अपने आप अक्ल की आनी शुरू हो जाती है। आप डिसीजन में जो लेते हैं उस डिसीजन को सोचकर आगे चलते हैं। कोई भी वाणी का उपयोग दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो गुरु की महादशा आपके ऊपर गोपीनाथ जी लगी हुई है, ये आपको एक बड़ी सफलता देगी। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखते रहना ये बहुत जरूरी है। जी पंडित जी, अभी तो हमने देखा कि जिस तरह से गोपीनाथ मुंडे के बारे में हमने बात की, क्या गोपीनाथ मुंडे जिस महायुति में है उस महायुति में उनका जो होना वो उतना ही प्रभावशाली होगा इस पूरे समय तक, या पूरे जो भी उनकी कवायद रहेगी सत्ता तक पहुंचने की, तो क्या उसमें उनकी जो उपस्थिति रहेगी किस तरह की रहेगी? देखिए, नहीं, इसके लिए तो हमें उद्धव जी और साथ ही साथ रामदास आठवले और इनकी कुंडली भी देखनी होती है। देखी हुई है आपने। मुझे जब भी एक दिन पहले ही मुझे नोट जी सब्जेक्ट भेज देते हैं आप, तो उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं, रामदास आठवले की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या इनके सहयोगियों की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, तो एक बात तय है कि गोपीनाथ जी की कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह दशा चल रही है जिससे उनको सम्मान मिलेगा, जिससे उनको उनके सहयोगी, उनके कुलीग्स, उनके चाहने वाले और उनकी बाकी पार्टियां जो उनको समर्थन दे रही हैं, उनकी बात के ऊपर फूल चढ़ाएंगी और उनकी बात को माना जाएगा। और बाकी जो लोग उनके अगेंस्ट चल रहे थे वो भी चुपचाप हाथ जोड़कर उनको चरण वंदना करेंगे, क्योंकि जितने भी उनके दुश्मन हैं वो ये समझ लें कि गुरु की महादशा में गोपीनाथ जी जो हैं वो और प्रबल होते जाएंगे। गॉड ब्लेस हिम। जी पंडित जी, अभी तो हमने देखा कि शरद पवार जी की कुंडली, अभी हमने देखी राज ठाकरे की कुंडली, गोपीनाथ मुंडे की कुंडली और महायुति में गोपीनाथ मुंडे का होना, इन सारी चीज़ों पर हमने बात की। और अब जो है इस बार हमने शो की जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत में हमने पंडित जी का जिस कारण के लिए अनुभव किया था
वहां पर हम मुड़ेंगे। वो जो बात है वो ये है दलाल स्ट्रीट। जी पंडित जी, जिस तरह से मार्केट के बारे में आपने पिछले हफ्ते में जो प्रेडिक्शन किया था और मार्केट जो कुछ अंकों के लिए गिरा, लेकिन गिरा जरूर, तो ये जो गिरावट है मार्केट में ये कब तक बनी रहेगी? और अगर ये गिरावट इस तरह से बनी रहेगी तो आने वाले चुनावों के कारण वो गिरेगी या और कोई उसकी वजह होगी, बताइए। देखिए, जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पिछले हफ्ते बात की थी तो 1000 से 1200 पॉइंट की एक कमजोरी आई थी जी। मगर इस वक्त अगर हम गोचर की बात करें तो डेफिनेटली गोचर में अभी भी कुछ कमी नजर आती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 20,800 और 20,900 तक आगे जाएगा, उसके बाद में ये नीचे आता हुआ मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 दिनों में, एक हफ्ता नहीं पकड़ेंगे पर अगले 15 दिनों में ये 20,000 का आंकड़ा भी तोड़ सकता है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। कुछ शेयर पर्टिकुलर, कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो कि शायद लाइमलाइट में रहेंगी और उनके ऊपर निवेशक जो है अपना दाव लगाते रहेंगे, मगर बाजार में इस वक्त जो वातावरण दिख रहा है वो बुलिश नहीं है, बेरिश है। निफ्टी भी जो है वो 6050 का आंकड़ा तोड़ सकती है, 5925 तक निफ्टी भी आ सकती है। और अगर हम सोने की बात करें तो सोना 30,000 से ऊपर जाने के योग बनते हैं और चांदी जो है वो भी 42,000 से लेकर 46,000 के बीच बीच में झूल सकती है। और रियल स्टेट की बात करें तो रियल स्टेट उसके पहले ऑयल, हाँ, ऑयल की बात करें तो ऑयल $90 से लेकर $100 तक घूमता रहेगा। बाजार में 6,200 6,300 के करीब भारतीय बाजार में दिखाई देगा और उसके नीचे 5,980 तक आता हुआ दिखाई देता है। और प्रॉपर्टी मार्केट अगर देखें तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि कहीं ना कहीं द टाइम इज कमिंग व्हेन यू कैन बाय योर ड्रीम होम, क्योंकि 15 से 20% की जो गिरावट है वो प्रॉपर्टी में भारत में, मतलब भारत में तो वैसे ही सब जगह है मगर बॉम्बे में नहीं गिरती है, इसलिए मुंबई में ये प्रॉपर्टी के गिरने के योग ज़्यादा बन रहे हैं और आप खरीद सकते हैं। लेकिन पंडित जी, इस बार जो मार्केट में गिरावट हुई, क्या तभी जिस तरह की डरावनी सिचुएशन होनी चाहिए थी या होती है अक्सर जब मार्केट गिरती है तब, तो वो इतनी गिरावट जो भी कुछ हुई उसे उतने डर या उतना काफी खौफ जो है वो दिखाई नहीं दिया, तो उसकी क्या वजह थी? देखिए, ऐसा है कि मार्केट में जो गिरावट है वो धीरे धीरे जाकर होती है जी। कोई ब्लैक डे या अभी अगले एटलीस्ट मिनिमम टिल 28 फरवरी तक तो मुझे कोई ब्लैक डे नहीं दिखाई देता। मार्च में एक दिखाई देता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मगर अभी जो मार्केट गिरेगी 200 पॉइंट 250 पॉइंट, 3-4 दिन पहले 450 पॉइंट गिरी जी, मगर ये इसी तरह जिस दिन हमने शो किया था शनिवार को 140 अंकों से गिरी थी, 140 अंकों से गिरी थी उसके फ्राइडे को, मगर मंडे ट्यूसडे को वो 400 पॉइंट, ट्यूसडे को शायद 400-500 पॉइंट गिरी। तो मित्रों, मार्केट धीरे धीरे गिरेगी और अगर निवेशक छोटा है तो उसको अपना पैसा या फायदा लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि नीचे या फिर उसको 19,500 19,600 के करीब करीब वापस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मगर वहां पर भी मैं आपको सलाह इसलिए नहीं दूंगा कि समय जो है वो अभी बहुत अच्छा नहीं है। इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन होने के बाद एक बार सरकार को अपनी स्थिरता में आने दीजिए। और इस वक्त विदेशी निवेशक जो है इस बात से भी पैसा निकाल सकता है कि भाई अगर सरकार यहाँ पर आई तो क्या होगा, किसकी आई किसकी नहीं आई। ये जो है ये चीजें मतलब कहने का बहुत जरूरी है। जी पंडित जी, देखिए अभी तक हमने जो है वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की, राजनीति हो, व्यापार हो, अर्थनीति हो, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। लेकिन आज जो है एक इतिहास बना हुआ है और ये इतिहास दो अलग अलग चीज़ों के लिए है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि देश की पहली मेट्रो जो है उसका उद्घाटन आज मुंबई में हुआ। मुंबई में मेट्रो का भविष्य क्या होगा? और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई का विद्यमान पुलिस कमिश्नर जो है राजनीति का सहारा ले रहा है, तो सत्यपाल सिंह का क्या होगा? देखिए, सत्यपाल सिंह की कुंडली का जब हमने अध्ययन किया तो डेफिनेटली वो जिस भी पार्टी का हाथ पकड़ेंगे वहां पे वो जीत कर आएंगे।
एटलीस्ट एमपी बनना उनके जीवन में, राजनीति में आना उनके जीवन में तय दिखाई देता है। और जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो डिसीजन उत्तम है। उनकी कुंडली देखकर मैं उसको मोहर लगाता हूँ। लेकिन कई सारे लोगों ने उनकी आलोचना की है। देखिए, आलोचना तो लोग करते ही हैं जी। जब आप इतनी बड़ी पदवी छोड़कर राजनीति में आते हो कि भाई अभी 2 साल पड़े थे, बाद में देख लेते, मगर बिल्कुल सही समय के ऊपर उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया है और सही समय के ऊपर जो काम जो लिया है, तो उनके पास समय मिलेगा काम करने का भी और आगे आगे बढ़ने का भी। और यहाँ तक रेल की बात है, मोनोरेल की बात है, पहले तो मुंबई वालों को और मुंबई वासियों को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम की तरफ से और मेरी खुद की तरफ से भी, कि मुंबई में वो सपना जो माननीय विलासराव देशमुख जी ने देखा था, बाला साहब ठाकरे ने देखा था, वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। मुंबई को शंघाई बनाने का सपना जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं ने देखा था, वो सामने दिखाई देता है। इसलिए मित्रों, बहुत ही खुशी की बात है। आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ से वर्सोवा से भी एक ट्रेन चलेगी, जो मेट्रो चलेगी घाटकोपर तक जाएगी, घाटकोपर तक। वो भी बहुत जल्दी, मुझे लगता है उसका ट्रायल भी चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा कार्य होगा और ये आगे बढ़ता ही जाएगा राजेश जी, इसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती है। मुंबई में प्रगति के योग अभी तक अगले 5 सालों में कम से कम 150% हैं। आज मुंबई में आपको मीरा रोड पे 8,000 रुपये में घर मिल रहा है। आप ही के शो के माध्यम से मैं 10,000 की रेट बोलता था। मुंबई में मीरा रोड जैसी जगह पे भी आपको 15,000 रुपये में घर खरीदने को नहीं मिलेगा। समय ऐसा आ रहा है। पंडित जी, अभी जाते जाते एक आखिरी भविष्यवाणी आपको करनी होगी। मुंबई का अगला पुलिस कमिश्नर कौन होगा? मुझे देखिए, गोचर देखकर मैं बोल सकता हूं। अगर आप 1-2 नाम बोलेंगे जी, तो शायद मैं नाम सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनेंगे या अहमद जावेद बनेंगे? देखिए, राकेश मारिया की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, अहमद साहब की कुंडली का मैं गोचर के हिसाब से बोलता हूं, मुझे राकेश मारिया अगले मुंबई के कमिश्नर बनते हुए दिखाई देते हैं। राकेश मारिया पंडित जी को अगले मुंबई के कमिश्नर बनते हुए दिखाई देते हैं। ये पंडित जी की भविष्यवाणी है और पंडित जी जाते जाते जो भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवाणी तो कमाल की होती है, लेकिन इस भविष्यवाणी में कई सारी अड़चने हैं। अब देखना यह है सत्ता में बैठे जो सत्ताधीश है वो राकेश मारिया के ऊपर उनके सर के ऊपर अपना कुमकुम तिलक लगाते हैं या नहीं, वो तो देखने वाली बात है। वो अगले भविष्यवाणी में हम उसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आपने स्टूडियो में आते हुए और भविष्यवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से कई सारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया और ये जो दिलचस्प और जो रोमांचक बातें हमारे दर्शकों को बताई, जो कि ग्रह गोचर और कुंडली के साथ नेताओं के बारे में और इस शहर के बारे में, शहर के विकास के बारे में, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, शुभ रात्रि। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप।